गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नांगली। आज हम लोग मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम लोगों के लेक्चर्स में जनरली होता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, PQRS ने क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में रेशो में धन लगाया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कहता है P, Q और R ने किसी व्यवसाय में, बिजनेस में 2:4:5 के रेशो में कोई धन लगाया जाता है। कहता है P ने 10,000 रुपए लगाए, P ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, दोबारा लिखते हैं, P ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वर्ष के अंत में उसे कुल धनराशि का 20% लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, और वर्ष के अंत में उसे प्राप्त लाभ कुल धनराशि का, जो कि उसने लगाया था, ठीक है, कुल धनराशि का 20% प्राप्त हुआ। तो बताइए कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, करिए जरा क्वेश्चन को। कहता है PQR किसी बिजनेस में 2:4:5 के रेशो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, P जो है 10,000 रुपए लगाता है और उसे जितना पैसा लगाया था उसका 20% लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो आप बताएंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको लोगों को बताता हूं, जैसे ही लेक्चर शुरू होता है आप लोग रजिस्टर लेके बैठा करें, जो मैं क्वेश्चन बोलता हूं उसको समझें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस PQR ने इस रेशो में इन्वेस्ट किया था। अब P ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और इसे ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसका 20% लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 20% लाभ के रूप में। तो इसका 20% क्या होगा बच्चों? 10,000 गुना में 20 बटा में 100। 2 जीरो हम लोग काट देते हैं। इसका मतलब हमें पता चलता है इसने 2,000 रुपए लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, अभी देखो, एक तो ये प्रोसेस है कि हम लोग ये निकालें कि इसने 10,000 रुपए लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज क्या है, जब हमें पता चलता है इसका 20% से लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, लाभ जो है इनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसका मतलब इसने 2 अनुपात इन्वेस्ट किया था टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो इसे 2,000 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब 2 अनुपात की वैल्यू 2,000 है। या हम कह सकते हैं इसका ये 2x है, ये 4x है, ये 5x है, तो 2x की वैल्यू 2000 है, तो x की वैल्यू बच्चों क्या होगी? 2000 विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और टोटल जब प्रॉफिट पूछा गया है तो इनका अनुपातिक योग ले लेते हैं। अनुपातिक योग क्या है? 11। तो 11 अनुपात से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन टोटल प्रॉफिट विल बी 11,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, लेंथी प्रोसेस में क्या रहेगा, हमें सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसने 10,000 इन्वेस्ट किया, इसने कितना, इसने कितना, ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट में आ जाता है। समझ रहे हैं बात? क्वेश्चन देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 5 है। ठीक है, अब भिन्न की बात की जा रही है, भिन्न का अर्थ होता है फ्रैक्शन। इस तरह लिखा जाता है ना, बटे वाली बात आती है। कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 5 है। अंश यानी x और y का योगफल जो है 5 है। जैसा क्वेश्चन है वैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। ठीक है, एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 5 है, x + 5, x + y = 5 है। कहता है अंश का 5 गुना तथा हर के 2 गुने से 4 अधिक है, यानी अंश का 5 टाइम्स, अंश का 5 गुना हर के 2 गुने से, हर के 2 गुने से 4 अधिक है, 4 अधिक है, यानी इनका डिफरेंस 4 का है। तो बताइए भिन्न कौन सा है? तो बताइए भिन्न कौन सा है? अगर आप लोग इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये थोड़ा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इसको डील करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए बच्चों, ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है 1/4, 2/3, सी पार्ट है 3/2 और डी है हमारा 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, अब हम लोगों ने टैली करना है
कि ये जो बात बताई गई है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कौन सा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा राइट होगा। ठीक है, अब कहता है कि एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 5 है। अब देखो भिन्न का अंश क्या है, 1 है, और हर क्या है, 4 है, दोनों का योगफल 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, और 3 और 5 8। तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पहली जो कंडीशन दी थी उसको ये तीनों फुलफिल कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बात तो हमारी राइट होगी। अब वो कहता है पहले अंश का 5 गुना और हर का 2 गुना का डिफरेंस 4 है। ठीक है, अब देखो अंश का 5 गुना, इसका 5 गुना क्या होगा बच्चों, 5 होगा, और नीचे हर का 2 गुना क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखो ये अंश, नया अंश क्या प्राप्त होता है 5, और हर क्या प्राप्त होता है 8। वो कहता है अंश जो है हर से 4 अधिक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो वास्तव में कम है, तो ये हमारा आंसर गलत है। अब यहां आते हैं, कहता है अंश का 5 गुना। अब बच्चों अंश का 5 गुना क्या होगा 10, और हर का 2 गुना क्या होगा 6। ठीक है, और कहता है अंश हर से 4 अधिक हो जाता है, ये बात सही है, 10 जो है 6 से 4 अधिक है, देन आंसर विल बी बी। इस तरह से हम जहां पे हमारा डायरेक्टली आंसर निकलेगा वह डायरेक्टली करेंगे, जहां ऑप्शन की सहायता लेनी होगी। अगर हमारे पास कोई हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है जहां से हमें सहायता मिल सकती है, क्वेश्चन जल्दी निकल सकता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ₹1.80 पर केजी, ठीक है, पर केजी के हिसाब से चावल खरीदता है। एक शॉपकीपर ₹1.80 पर केजी और ₹1.20 पर केजी के हिसाब दर से 2 किस्म के, 2 वैरायटी के चावल यानी राइस खरीदता है। इन्हें वह किस अनुपात में मिक्स करे, मिलाए, ताकि मिश्रण को ₹1.75 पर केजी के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 2 किस्म के चावल खरीदता है। एक पहला खरीदता है, वो ए खरीदता है, यहां लगा लेते हैं, एक किस्म का चावल है ₹1.80 पर केजी, और बी किस्म का चावल जो है वो खरीदता है ₹1.20 पर केजी। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है और उसे बेचता है ₹1.75 पर केजी के हिसाब से बेचता है, और इस सौदे में उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। तो बताइए इसे किस अनुपात में उसने मिलाया था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा दोनों का सीपी दिया है, अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 बोरिन है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, इनको मिला के एक तीसरा बोरा तैयार किया गया। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस दिया है। और जब ₹1.75 का बेचता है तो 25% का लाभ, इसका मतलब लाभ है, इसका मतलब सीपी से अधिक है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ा है तो हमारा एसपी प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ। तो जब परसेंटेज का बात आ रही है तो हम लोग सीपी मानेंगे 100%, और प्रॉफिट कितना हुआ 25%। तो कुल मिला के कितना हुआ एसपी, सीपी का 125%। ठीक है, या 5 पार्ट भी कहा जा सकता है, समझ रहे बात। अब देखो 125% की वैल्यू क्या बताता है, ₹1.75। तो 1% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू ये आ जाती है। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो लगा देता है, पॉइंट की वैल्यू खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। अब इसको बच्चों हम लोग काट देते हैं। ठीक है, ये कितने में जाता है 7 पे, 25 सत्ते और 25 पंजे, 7/5 आया। ठीक है, जब 7/5 को आप लोग काटते हैं तो आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, ₹1.40 इसकी कॉस्टिंग आई है, किसकी, इस मिश्रण की, जो कि ए और बी को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, हम लोग यहां पे लिखते हैं क्या कॉस्टिंग आई है, ₹1.40। अब देखो बच्चों, ₹1.80 में से ₹1.40 घटाते हैं, डिफरेंस कितने का आता है, 40 का आता है। ठीक है, 120 में से 140 घटाते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 20 का आता है। ठीक है, ये इस रेशो में मिलाया गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट के बाद 2 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं, 0 से 0 गया, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका अर्थ है कि 1:2 के रेशो में इसको मिलाया गया। ये हमारा आंसर आता 1:2। क्लियर है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो इसने एसपी बताया था, एसपी में प्रॉफिट इंक्लूडेड, सीपी में प्रॉफिट इंक्लूड किया गया था, तो
एसपी जो है सीपी का कितना है 25% अधिक है, इसका मतलब 125%। 125% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू ये है, तो हमने सीपी निकाला। जब दोनों बोरों को एक तीसरे बोरे में डाला गया, एक मिश्रण बनाया गया, तो उसकी कॉस्टिंग आई है, सीपी आया उसका ₹1.40। तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा, इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस है 1:2 का हमारा रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से बढ़ोतरी होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो बताइए 2 साल के पश्चात आफ्टर 2 ईयर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। तो बताइए 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी चल रहा है 2020, ठीक है, और 2020 में जो पॉपुलेशन बता रहा है 1,80,000 बताई जा रही है। ठीक है, 2 साल बाद की बात करता है, यानी 21 और 2022। ठीक है, 2022 में इस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी, यदि वृद्धि जो होती है, इंक्रीज जो होता है 10% वार्षिक होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अभी जो पॉपुलेशन है नेक्स्ट ईयर इसका 10% इंक्रीज होगा। जब परसेंटेज की बात है तो हम मान के चलते हैं 2020 में पॉपुलेशन 100% है, इसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 2021 की जो पॉपुलेशन होगी 2020 की पॉपुलेशन का 110% होगी। अब ये क्या होगा, हम लोग जो 2021 में आएंगे तो ये पॉपुलेशन जो है 100% मानी जाएगी। नेक्स्ट ईयर इसका 10% इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये 100 मानेंगे और ये कितना हो जाएगा, पिछले साल की पॉपुलेशन का 110% आया। क्लियर है? अब देखो ये जो पॉपुलेशन है अगले साल क्या होगा, इस पॉपुलेशन का 110% हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन जो आएगी ये आएगी 2021 की। अब हम लोग 2021 में आ गए, ये 100% पॉपुलेशन है। अब क्या होगा, इसका 110% फाइंड आउट करेंगे क्योंकि 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2022 की पॉपुलेशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे 2 साल का और 3 साल का आता है। ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं आता कभी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। 4 जीरो हम लोग काटते हैं, एक तो जीरो ऐसे ऐसे करके मत काटना, सीधा 4 जीरो कट गई, ये 4 जीरो कट गई। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। 2 जीरो लगाते हैं हम लोग, ये 18, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। आंसर जो है इसमें, इसका आंसर आएगा 217800। ठीक है, 2,17,800। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कैलकुलेशन में हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो। ठीक है, तो जितनी जल्दी करोगे उतने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कराते जाएंगे। आप लोगों को मेथड समझना है। जैसे मैं बताता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि जो वीडियो है तेज चल रहा है, ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा धीमा कर लें वीडियो को। ठीक है, अगर धीमा लग रहा है तो तेज कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करता है। कहता है यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, यदि किसी नंबर को 15% इंक्रीज किया जाता है, आफ्टर दैट 15% डिक्रीज किया जाता है, तो बताइए अंतिम रूप से उस संख्या में कितने परसेंट की बढ़ोतरी अथवा कमी आएगी। ठीक है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी चेंज इन दैट नंबर। तो बताइए उस संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, करके देखिए जरा। चलिए बच्चों देखो, इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, एक्स का स्क्वायर अपॉन 100। ओके, एक्स क्या है, बढ़ा हुआ प्रतिशत और घटा हुआ प्रतिशत, ये संख्यात्मक मान इसमें पुट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, 15 × 15 डिवाइडेड बाय 100। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, अपॉन में 100। ठीक है, देन ये आ गया। अब देखो इसको क्या करता है, 2.25, इतने प्रतिशत की इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, तो ये बच्चों ये हमारा आंसर आता है 2.25% लॉस। इस केस में हमेशा लॉस होगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को। कहता है किसी संख्या को 20% इंक्रीज किया जाता है, 20% डिक्रीज किया जाता है बड़ी हुई संख्या को, तो व्हाट विल बी चेंज इन दैट नंबर। आपने कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4, 4% का लॉस। ओके, कहता है 60% इंक्रीज किया जाता है, 60% डिक्रीज किया जाता है, 6 6 36, 36% का लॉस।
इस तरह इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये किस किस चैप्टर में हमारा काम आएगा? परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, ठीक है, नंबर सिस्टम है। इन क्वेश्चंस में इसका काफी योगदान रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग स्टार्ट। कहता है ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची। ए ने किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने 528 रुपए पे किए तो बताइए ए ने उस वस्तु को कितने का खरीदा था? कॉस्ट प्राइस बताना है। चलिए जल्दी कीजिए जरा। कॉस्ट प्राइस बताइए फटाफट। स्टार्ट करें। चलिए देखो बच्चों, एक तो है हम लोग इसको 100 मान के चले, इस तरफ बढ़े। ठीक है, एक है यहां से उल्टे से हम लोग इस तरफ जाए। ठीक है, इजी तरीका ये है, पर फिर भी मैं एक बार आपको यहां का बता देता हूं किस तरह से चलता है क्वेश्चन। देखिए, मान जब परसेंटेज क्वेश्चन मूल संख्या 100 लेके चलेंगे भाई, 100% था। ठीक है, इसने 100% प्राइस कुछ पे किया, इसने 10% लाभ पर बेचा तो 10% इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 100 में तो इसने कितना पे किया बच्चों? 110% पे किया। अब इसने सी को बेचा 20% लाभ पर। अब देखो बच्चों, 20% जो है इसका 20% नहीं, इसका 20%, क्योंकि बी ने पे किया है, बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य है। ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था। ठीक है, इसने 10% लाभ पर इसको बेच दिया। अब जब इसके पास वस्तु पहुंची है तो इसने प्रीवियस प्राइस का 10% मिला के 110% पे किया है। अब ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, इसके लिए 100 है। अब इसने 20% लाभ पर बेच दिया तो बच्चों 110 का 20% क्या होगा? 110 गुणा 20/100, 2 जीरो लगा दी। इसने 22% अधिक पर बेचा। ठीक है, तो ये 22% इसमें जुड़ जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 110 प्लस में 22, इट विल बी 132। ठीक है, तो इसने क्या है 132% पर इसको बेच दिया। ठीक है, अब देखो 132% की वैल्यू क्या है? 528। यानी सी ने इस समय 528 रुपए पे किए, जो कि ए के प्राइस का 132% है। ओके, तो 132% ऑफ ए प्राइस इज 528, देन 1% की वैल्यू क्या होगी? 528 विल बी डिवाइडेड बाय 132 इनटू 100। 100% की वैल्यू क्या होगी? प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहां काट देते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा 400। तो 400 रुपए ए के द्वारा कॉस्ट प्राइस के रूप में दिए गए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताऊंगा। एक तो ये वाला प्रोसेस है, एक नेक्स्ट वाला कुछ तरीका बता देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। ठीक है, किन चीजों में सुधार किया जा सकता है ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। देखिए, जैसे मैं बताता हूं, इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग ये 2 स्टेशन पार करके गंतव्य स्थान पर आए। जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे तो ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी। अब देखो, सी ने जो प्राइस पे किया 528 रुपए, इसको पता चला कि भाई बी ने मुझे 20% लाभ पर बेचा था, तो इसको ज्ञात हो गया है कि मैंने जो पे किया है इसके प्राइस का 120% पे किया है। तो 120% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी ये इसने निकाल लिया। समझ गए बात? इसको पता चला यार इसने तो मुझे 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब मैंने उसके प्राइस से 120% ज्यादा दिया, तो 120% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, इसने इतने का खरीदा था। ठीक है, अब एक बी की बात करते हैं। बी कहता है भाई मुझे पता चला है कि ए ने 10% लाभ पर मुझे बेचा, इसका मतलब इसका जो भी प्राइस था 100% था, इसने 10% मिलाकर मुझे दिया है, तो ये क्या है 110% है, और मैं उसका प्राइस ज्ञात करना चाहता हूं तो इंटू 100 कर दूंगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों वही आंसर हमें प्राप्त होगा जो प्रीवियसली हम लोगों ने किया है। इसको आप लोग काट के देख लेना। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाता हूं। मैं आपको दोनों तीनों तरीके बताऊंगा, जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते रहे। ठीक है, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
कहता है एक राशि का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उस राशि के बराबर है। एक राशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर है तथा ब्याज दर समयावधि के बराबर है, तथा ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट समयावधि के बराबर है, यानी टाइम के बराबर है। तो बताइए ब्याज दर क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज, ठीक है, कोई धन है, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। एक राशि का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट उस राशि के बराबर है, ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तथा ब्याज की दर समयावधि के बराबर है, तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है। तो बताइए ब्याज दर क्या है। तो बताइए ब्याज दर क्या है। अब देखो बच्चों, अगर जैसे मैं बार बार बताता हूं, अगर आप लोग मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे एक्स वाई मान के, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगा के थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल ऑप्शन उठा के देखना है, ठीक है। तो ये है। अब देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास, मैं एक बार लिख लेता हूं। 25%, देखिएगा आप लोग कितना इजी होगा। 25%, 50%, 60%, 40%, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन ले लिए आप लोगों के लिए ना, 10%, ताकि आप लोगों को खेलने का मौका मिले, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, ये ऑप्शन ए है, बी, सी, डी और ई, ठीक है। मैंने 5 ऑप्शन ले लिए आप लोगों के लिए, 4 ऑप्शन होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25% हो, ठीक है, जब परसेंटेज की बात की जा रही है तो मूल संख्या 100 है, ठीक है। हम कहते हैं भाई 100 है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25 होगा तो 25 रुपए इस पर प्राप्त होंगे। अब आपने 100 रुपए ब्याज पे दिया तो 25 रुपए प्राप्त हुआ, और 25 साल में कितना हो जाएगा, 625 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज जो है प्रिंसिपल के बराबर नहीं है, उससे अधिक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समझ रहे बात। अगर 100 रुपए आपने किसी को ब्याज दिया, 25% वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो 25 रुपए लेगा, और 25 साल में 25 करके कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो 100 है और ब्याज साधारण ब्याज कितना बना, 625, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इसकी बात करते हैं। 100 रुपए आपने उधार दिया, 1 साल का मिला 50 रुपए, तो 50 साल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2500 रुपए, तो इसके 100 के इक्वल तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ठीक है। 60 रुपए मिलेगा, 6 36, 36 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 4 चौक 16, ठीक है, तो ये कितना 1600, ये भी नहीं है। अब देखो 10, अब आपने 100 रुपए किसी को उधार दिया, 10% के हिसाब से साल के अंत में कितना मिलेगा आपको, 10 रुपए मिलेगा। और क्योंकि संख्यात्मक मान कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो टाइम भी तो 10 होगा, ठीक है। तो 10 रुपए जब आपको ब्याज मिला तो 10 साल तक जब मिलेगा तो 100 रुपए हो जाएगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। और आपका मूलधन क्या था, ये आपने 100 माना था, तो प्रिंसिपल भी 100 है और सिंपल इंटरेस्ट भी 100 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 10% हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। ये थोड़ा समझने में आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो बहुत इजीली होगा, तुरंत आप लोग आंसर निकालना शुरू करेंगे। एक बार इसको समझ लो, क्वेश्चन को कैसे किया हुआ है। क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको 10 ईयर में से करवा रहा हूं, ठीक है। जो खास खास क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार किया जाता है, ये मान के ना चलें कि आधे घंटे का ये जो 1 घंटे का क्लास है, ठीक है, ये 1 घंटे की होती है। इससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखना पड़ता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन कराए थे, उससे थोड़ा आप ही देने की कोशिश की जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 12 बंदर, मंकी 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर देगा। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, और मुझे ऑप्शन में आप लोग बताना कि किस किस के आंसर ये सही आए थे इसके वाले क्वेश्चन के। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो बताइए 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, बताइए जरा। 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे।
क्वेश्चन समझ रहे आप? 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो बताइए 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, लॉजिक पे आधारित है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला नहीं चलता। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आपने क्या आंसर दिए हैं। समझ रहे बात? किन किन बच्चों के सही थे वो अपना नाम लिखे कि जी मेरा क्वेश्चन सही था, ठीक है, थोड़ा ईमानदारी से। और कमेंट जरूर किया करें, हर वीडियो के नीचे लिखा करें, ठीक है, आप लोग कैसा लगा, इंप्रूवमेंट लग रहा है या नहीं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब देखो 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। या आपको मैंने बताया है कि रिजल्ट हमारा राइट हैंड पे होता है और लेफ्ट हैंड पे जो होता है हमारा वर्क होता है। 12 बंदर, ठीक है, 12 मंकी 12 बनाना, 12 मिनट में 12 बनाना खाते हैं, ठीक है, 12 बनाना खाते हैं। तो बताइए 4 बंदर 4 बनाना कितने समय में खाएंगे। अब देखो बच्चों, लॉजिकल देखते हैं, लॉजिक के हिसाब से, ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है। 12 बंदर कितने केले खा रहे हैं? 12 खा रहे हैं, तो हर बंदर 1 केला खा रहा है। क्लियर है बात? 12 बंदर जब 12 केले खा रहे हैं तो इसका मतलब हर बंदर 1 केला खा रहा है, ठीक है, और हर बंदर जब 1 केला खा रहा है तो उसे मिनट कितने लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। तो 1 केला खाने में बंदर 12 मिनट का समय लेता है। और यहां देखो 4 बंदर 4 केले खा रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक बंदर 1 केला खा रहा है, ठीक है, और एक बंदर को 1 केला खाने में कितना समय लगता है? 12 मिनट। यह आपका आंसर आता है। यह आपको नंबर सिस्टम में भी मिलेगा क्वेश्चन, हमारा टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा और हमारा रीजनिंग में भी मिलेगा, ठीक है, समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, कहता है यदि x आदमी किसी कार्य को x घंटे प्रतिदिन करके x दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को x दिन में समाप्त कर रहे हैं, x मैन x आवर्स x डेज में कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए उसी कार्य को करने में प्रतिदिन y आवर्स लगाकर y व्यक्ति y मैन कितने दिनों में करेंगे। यह क्वेश्चन बन गया। कहता है x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, तो y आदमी y आवर्स पर डे काम करके कितने दिन में इस काम को करेंगे। वर्क तो दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है, तो वर्किंग पावर भी बराबर होगी। इट मींस क्या है, लेफ्ट हैंड की दोनों फिगर का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड की दोनों फिगर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। आगे बात समझ में? अब देखो ये डेज क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये जो है मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स का क्यूब, ये क्या है, वाई का स्क्वायर है, यहां जाके वाई के स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब और वाई का स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर आएगा। समझ रहे हैं बात? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, अच्छी तरह मेहनत करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।